कहानी के स्टार्टिंग में कुछ गुंडे लोग यहाँ पर एनी को किडनैप किए हुए थे। वो लोग उसके हस्बैंड रोहन को कॉल करते हैं। रोहन यहाँ पर आता है, एनी को सेव करके लेके जा रहा था, लेकिन इस चक्कर में एनी उन गुंडों के थ्रू इंजर्ड हो जाती है। सबको ऐसा लग रहा था रोहन एनी से बहुत प्यार करता है, वो उसे सेव करके लेके ही जा रहा होता। तभी उसे जीजी का कॉल आता है। वो उसे कहती है वो क्लब में एक गेम हार चुकी है और हारने की वजह से उसे सामने वाले लड़के को किस करना होगा और वो ये करना नहीं चाहती है। रोहन अपने सेक्रेटरी को बोलता है एनी को ले जाकर के हॉस्पिटल पहुंचाओ और इन गुंडों को जेल। मैं जा रहा हूँ जीजी को देखने के लिए, और वो एनी को मरने के लिए छोड़ के चले जाता है। यहाँ से एनी अपनी कहानी बताती है। 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वो एक सिस्टम से बाउंड हो चुकी थी। उसे कहा गया था अगले 3 साल तक उसे यहाँ पर रोहन के साथ रहना होगा, उसका दिल जीतना होगा। अगर वो उसे खुद से प्यार करा पाई इन 3 सालों में तो फिर वो रिबॉर्न हो पाएगी, अदरवाइज वो इस स्टोरी में मारी जाएगी। एनी जब रोहन से मिलती है तो उसे देखते ही पहचान जाती है। वो वही छोटा बच्चा है जिसका कि ब्लाइंड था बचपन में वो, तो उसने उसका हेल्प किया था। रोहन ने प्रॉमिस किया था वो बड़ा होकर के एनी से शादी करेगा, बट अब जब वो रोहन से मिल रहा तो वैसे कहता है मेरी फर्स्ट लव जीजी, जो कि तुम्हारी तरह दिखती है। मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर जीजी का जान खतरे में नहीं डाल सकता, तो हमें उसका शुल्क बनना होगा। मैं उसके बदले कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम हर जगह ये दिखाओगी कि तुम मेरे क्लोज हो तो गुंडे तुम्हारे पीछे आएंगे और जीजी सेफ रहेगी। एनी रोहन की ये बात मान जाती है। वैसे भी सिस्टम ने उसे रोहन के पास ही भेजा था। बदले में वो रोहन से कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रोहन ये शर्त मान जाता है। उसके बाद से इन 3 सालों में ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि जीजी की वजह से एनी को हर बार इंसर्ट होना पड़ता। रोहन को एनी की फिक्र ही नहीं थी। 3 साल में तो किसी का भी दिल पिघल जाता, लेकिन रोहन का पूरा फोकस जीजी पर ही था। वो हर एक छोटी चीज़ जीजी का ख्याल रखता था और एनी को पूरी तरीके से इग्नोर करता था, जैसे कि आज उसने किया था। सेक्रेटरी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर उसे बताता है आगे वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। उसके पेट में इस तरीके से नाइफ लगा है। एनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ये मिशन हार चुकी थी और अगले 3 दिनों में वो मरने वाली थी। सिस्टम उसे वार्न करती है अगले 3 दिनों में वो यहाँ से पूरी तरीके से वैनिश होने वाली है। एनी के लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा था। रोहन का वो दिल नहीं जीत पाए। उसने सोचा था शायद वह 3 साल अपना 100% देगी तो वो रोहन को खुद से प्यार मार कर आके रहेगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। इधर जीजी एनी को शो ऑफ करने के लिए उसके और रोहन के साथ के बहुत सारे फ़ोटोज़ डालती है, लाइव भी करती है। लाइव में वो रोहन का हाथ देख लेती है, उसका कस्टमाइज वॉच देख लेती है। वो समझ जाती है कि वो जीजी के साथ है। इनफैक्ट वो दोनों तो इंटीमेट भी हो चुके हैं। अब जो भी बचा खुचा उसके पास उम्मीद था वो सब कुछ उसका ख़त्म हो चुका था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था और अब वो अपने लिए एक ग्रेव भी बाय कर चुकी थी। उसे पता था वो अगले 3 दिनों में मरने वाली है। अगले दिन हॉस्पिटल में जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने जीजी को देखती है। घर की मेड बताती है वो ये सूप उसके लिए बना के लेके आई थी, लेकिन जीजी ने उसे खा लिया है। जीजी उसे कहती है वैसे भी तुम्हारी ये खाने की औकात नहीं है। रोहन मुझसे प्यार करता है, बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात समझो। एनी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन तभी इधर रोहन आने लगता है। जीजी वो सूप खुद पर गिरा लेती है और रोहन को कंप्लेन करती है कि देखो ना मुझे भूख लगी थी, मैंने ये सूप पी लिया, तो एनी कैसे रिएक्ट कर रही है। एनी उसे सिर्फ इतना कहती है मैंने ऐसा नहीं किया है। उल्टे रोहन उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम बस मेरी नाम की वाइफ हो, ये औकात अपनी याद रखा करो, और जीजी मेरी फर्स्ट लव है। एनी को इस बात से अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट अब वो रोहन से अलग होने का डिसाइड कर चुकी थी। 3 दिनों बाद तो वो मरने ही वाली थी। जीजी ड्रामा दिखा रही होती है, नहीं नहीं एनी की कोई गलती नहीं है, मुझे ये सूप नहीं पीना चाहिए था। रोहन उसका केयर करते हुए वहाँ से जाता है। एनी का तो उसका कभी शुरुआत से फिक्र ही नहीं था। एनी जो भी थोड़ा बहुत रोहन के बारे में सोचा करती थी वो सब भी अब उसकी फीलिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। सिस्टम से वो पूछती है उसके पास कितना वक्त बाकी है। सिस्टम बताता है बस 2 दिन और। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आके एनी को साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि जीजी को बाहर खाने जाना था। अब इससे बात है कि अब उसकी जान को खतरा होगा। जीजी ये सब कुछ जानबूझ करके कर रही थी, हर बार एनी बच जाया करती थी। वो लोग यहाँ रोड साइड से केक खाने के लिए जाते हैं। एनी चुपचाप आगे बैठी हुई थी, उसके लिए केक लेकर के आया जाता है। जीजी जब रोहन को अपने हाथों से केक खिला रही थी, गलती से थोड़ा सा केक रोहन के शॉट में लग जाता। बहुत कैजुअल था।
फ्लैशबैक में एनी याद करती है जब पिछले साल उसके बर्थडे पर उसने केक बनाया था। रोहन ने कितने गंदे तरीके से उसका केक बर्बाद कर दिया था, ये कहते हुए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का। वो बस उसके नाम की वाइफ है और ये हक केवल जीजी का है। उस टाइम उसके ड्रेस में भी ऐसे ही केक लग गया था और उसने उसका अपने हाथों से बनाया हुआ एक केक फेंक दिया था। अब यहाँ पर एनी को ये चीज़ें थोड़ी सी हर्ट कर रही थी कि शायद उसने ये बात मान करके गलती कर दी और शायद कभी रोहन को उससे प्यार हुआ ही नहीं। भले ही वो 3 साल उसके साथ रह जाती, लेकिन उसे रोहन से कभी प्यार नहीं करना चाहिए था। खाने के बाद रोहन एनी को उतरने के लिए कहता है। एनी चुपचाप उतर के चली जाती है। रोहन भी अब थोड़ा सोचने लगता है कि एनी इतनी आसानी से कैसे बात मान गई। वो तो हमेशा ही ड्रामा किया करती है। अगले दिन एक पार्टी में जाने के लिए जीजी रेडी हो रही थी, ड्रेस वगैरह पहन करके। रोहन को यहाँ पर याद आता है कि एनी को भी तो कुछ ड्रेस दिलाना होगा ना, लेकिन जीजी उसे अपने बातों में उलझा लेती है। वो हमेशा ही रोहन से महंगी चीज़ें खरीदवाती रहती थी। यहाँ पे रोहन की नज़र जीजी के पैर पर जाती है। उस पर वो निशान नहीं था जो कि उस टाइम उस गर्ल ने रोहन को सेव किया था, तो पैर पर वो निशान आया था। वो इस बारे में जीजी से पूछता है तो जीजी बहाना कर देती है कि अब वो एक फेमस एक्ट्रेस है, उसके बॉडी पर ऐसे मार्क रहेगा तो कैसे चलेगा। दैट्स वे उसने सर्जरी करा लिया था। लेकिन रोहन को अब यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है। जीजी के जाने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को सच पता लगाने के लिए बोलता है कि क्या जीजी ही वो लड़की है जिसने कि उसकी जान बचाई थी। यहीं दूसरी तरफ एनी बहुत ही बुरी कंडीशन में उसके घर पे पहुंचती है। वो अलग रहा करती थी। घर की मेड यहाँ पर आती है, एनी को संभालते हुए कहती है रोहन ने अगले 2-3 दिनों के लिए मुझे जीजी का ख्याल रखने के लिए बोला है। एनी कहती कोई बात नहीं, जाओ। एनी अपना लास्ट बर्थडे इस जन्म में अकेले मना रही थी, कल वो ख़त्म होने वाली थी। तभी रोहन यहाँ पर आता है और वो एनी को एक छोटा सा गिफ्ट देते हुए कहता है कल जीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल वो पब्लिक अपीयरेंस करने वाली है। ये तुम्हारा ड्रेस और तुम्हारी ज्वेलरी है, कल पहन करके आ जाना। जीजी एनी कहती है और अगर मैं मना करूँ तो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि मैं इंसर्ट हूँ। रोहन उसे कहता है हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि तुम हर जगह जीजी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाओगी, तब ये ड्रामा क्यों। अच्छा चलो, अगर तुम कल जीजी का पार्टी अच्छे से निपटा देती हो और वापस से उसके लिए इंसर्ट हो जाती हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी के फ़ोटोज़ लेने के लिए तैयार हूँ। तुम तो वैसे भी इसी चीज़ के लिए बेचैन थी ना। तो इस बात पर एनी मान जाती है, सोचती है शायद वो अपनी जाते समय तक एक लास्ट विश पूरी करके जा सकती है, क्योंकि वो भी रोहन को बहुत सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन रोहन का कोई अता पता था ही नहीं। एनी को ये डील सही लगता है। वैसे भी उसे रोहन से कुछ चाहिए नहीं था। इन 3 सालों में उसने रोहन से कभी कुछ नहीं लिया था और रोहन को तो ये लग रहा था अरे ये तो इतने उल्लू है, बस शादी के फ़ोटोज़ लेने के लिए ही जीजी को एक बार फिर प्रोटेक्ट करने के लिए मान गई है। अगले दिन वो लोग पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कि जीजी रोहन के साथ थी। एनी अपना वही सेम ड्रेस वगैरह पहन करके आई हुई थी। वहाँ पर एनी नोटिस करती है कि जीजी ने सेम नेकलेस पहना हुआ है, यानी कि रोहन ने बस उसे एक फेक नेकलेस गिफ्ट किया था। अब जीजी उसका मजाक उड़ाने लगती है। रोहन यहाँ पर आता है, वह जीजी को कहता है कि तुम इस तरीके से एनी के साथ क्यों खड़ी हो, लोगों को डाउट हो जाएगा कि तुम दोनों एक जैसी क्यों दिखती हो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एनी को रखा हुआ हूँ। अब जीजी का कहना था कि देखो अब मैं स्टेज पर तो जाकर के पियानो नहीं बजा सकती, तो काम करो एनी को कहो कि वो तुम्हारे लिए जाकर के स्टेज पर पियानो प्ले करें। एनी इस बात के लिए भी मान जाती है, लेकिन ये पियानो बजाने के बाद उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचता इस वर्ल्ड में रहने के लिए। दैट्स फिर रोहन से कहती है इसके बाद वो उसके साथ शादी के फ़ोटोज़ क्लिक कराएगा। रोहन इस बात के लिए मान जाता है। एनी स्टेज पर जाती है, जाके सबको कहती है जैसा कि आप लोगों को अब तक ये लग रहा था कि मैं और रोहन हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन एक्चुअल में रोहन मुझसे प्यार नहीं करता और हम दोनों एक्चुअल में कोई शादीशुदा नहीं है। मैं अपने तरफ से ये लास्ट सॉन्ग रोहन को डेडिकेट करना चाहती हूँ। एनी वही ट्यून बजाती है जो कि उसके और रोहन के बीच का सीक्रेट था। अब रोहन जीजी से पूछने लगता है कि तुम्हें ये सॉन्ग याद है। जीजी बहाना कर देती है, जब रोहन इस तरीके से ब्लाइंड हुआ था तो वो उस समय सिर्फ 6 साल की थी, उसे चीज़ें कहाँ से याद रहेगी। लेकिन रोहन के माइंड में चल रहा था तो फिर एनी सेम ट्यून कैसे ही प्ले कर सकती है। बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे जीजी पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। अब ये गाना कंप्लीट होता है। जीजी दिमाग लगा रही थी उसे जल्द से जल्द रोहन से शादी करना होगा। उसका डाउट बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर जैसे ही वो गाना प्ले करके आगे आती है, सेक्रेटरी आके बताता है कि ऊपर जो झूमर लगा हुआ है वो ख़राब है और उसे जीजी को हर्ट करने के लिए लगाया गया है। वो झूमर यहाँ पर गिरने वाला था। रोहन एनी को छोड़ करके जीजी को प्रोटेक्ट करता है। वो झूमर एनी पर गिरता है और वो बुरे तरीके से इंसर्ट हो जाती है। रोहन एनी को देखने के लिए जा रहा था, लेकिन जीजी उसे रोक लेती है।
हाथ में चोट लगने का बहाना बना करके कह रही होती है कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर के चले। रोहन उसे लेके जाने भी लगता है। एनी उसे कहती है, मेरी ये बात नहीं मानोगे, शादी का फ़ोटो नहीं क्लिक कराओगे। रोहन उसे कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि जीजी इंजर्ड है, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं फ़ोटोज़ के बारे में कल बात करूँगा। एनी उसे कहने लगती है, तुमने प्रॉमिस किया था। रोहन उसे छोड़ करके जीजी को वहाँ से लेकर के चले जाता है और जीजी ऐसे स्माइल कर रही थी जैसे कि उसने कौन सा जंग जीत लिया हो। एनी सोचती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जब वो रोहन का दिल नहीं जीत सकी तो इस शादी का फ़ोटोज़ रख करके क्या करेगी। शायद अब अगले 6 घंटों में जो वो इस दुनिया से ख़त्म होने वाली है, यही इस कहानी में उसकी एंडिंग होगी। घर पर समय पूरा होने का एनी इंतज़ार कर रही थी। सिस्टम आकर के उसे बताता है, अगले 5 घंटों में तुम इस वर्ल्ड से हमेशा के लिए डिसअपेयर होने वाली हो। रोहन का दिया हुआ इकलौता गिफ्ट भी एनी छोड़ देती है क्योंकि वो यूज़लेस था। तभी वहाँ पर रोहन आता है। वो एनी पर बहुत गुस्सा था और कहता है, जीजी से जेलस होकर के तुमने उसकी आइडेंटिटी और उसके एड्रेस को रिवील कर दिया। अब गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया। एनी उसे कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन रोहन उसकी बात नहीं सुनता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें चलना पड़ेगा उस गुंडों के पास, तुम्हें जीजी को बचाना होगा। एनी की मजबूरी हो जाती है उसके साथ जाना। वहाँ पहुँच करके वो एनी को जीजी से एक्सचेंज कर लेता है और कहता है, तुम लोगों ने गलत इंसान को पकड़ा है, इस लड़की एनी ने तुम्हें ऑफेंड किया था, ना कि जीजी ने। और वो गुंडे के हवाले एनी को कर देता है और जीजी को प्रोटेक्ट कर लेता है। एनी उसे कहती है, मैंने जीजी के एड्रेस को रिवील नहीं किया है। लेकिन रोहन उसकी बातों का भरोसा नहीं कर रहा था। अब गुंडे यहाँ पर एनी को जान से मारने वाले थे, उन्हें फंसाने के लिए। रोहन एनी को एक पल को सेव करने का कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे वहाँ से बहाना करके लेकर के जाती है। अब वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था। एनी खुद की जान अब देने वाली थी। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तभी सेक्रेटरी आके बताता है, एक्चुअल में उस समय बचपन में आपकी जान जीजी ने नहीं एनी ने बचाई थी। और वहीं दूसरी तरफ एनी छत के बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। अब 4 घंटे में वो मरने ही वाली थी, तो क्यों ना अभी सही, वैसे भी इन गुंडों के हाथों बेइज्जत होने से बेहतर था वो अपनी जान दे दे। रोहन की आंखों के सामने एनी वहाँ से जम कर जाती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर पहले ही बता देते हैं एनी की हालत बहुत ही क्रिटिकल है और बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब रोहन यहाँ पर जीजी को बुली करते हुए कहता है, क्या सच है बताओ। लेकिन जीजी बहुत ही चालाक लड़की थी, उसने यहाँ पर सिचुएशन को जैसे तैसे करके संभाल लिया था और यहाँ पर रोहन को वापस से भरोसा दिला लिया था कि वो गर्ल है जिसने कि रोहन की जान बचाई है। और एनी उसे कॉपी कर रही है। जब वो उसका सीक्रेट एड्रेस तक रिवील कर सकती है तो ये सोचने वाली बात है कि उसे उन दोनों के बारे में कितना कुछ पता होगा। आपको लीगल प्रूफ यहाँ पर था नहीं, दैट्स वाई रोहन वापस से जीजी की बातों पे ट्रस्ट कर लेता है। डॉक्टर्स आकर के बोलते हैं, एनी अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं, हम उसे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन रोहन उसे छोड़ करके जीजी के साथ चले जाता है। एनी को ये बात पता चलता है तो उसका दिल और टूट जाता है और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, ये सोचते हुए कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और उसकी मौत हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ रोहन घर पहुंचता है जहाँ पर कि जीजी को लग रहा था कि अच्छा हुआ एनी मारी गई। लेकिन अब रोहन कमरे में चले जाता है और कहीं ना कहीं वो एनी के साथ बिताए वक्त को याद कर रहा था। वो उसे मिस कर रहा था, उसे ऐसा लगता है उसका प्रेजेंस यहीं इस घर में है। वहीं दूसरी तरफ एनी की असली दुनिया में वापस से रिबर्थ होता है। एनी को तो लगा था कि वो मारी गई है, लेकिन 3 सालों से वो अपने असली पेरेंट्स से भी कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी के लिए किसी ने प्रे किया है और अपने ज़िंदगी के वक्त को सेक्रीफाइस किया है, इसी वजह से तुम्हारा रीबर्थ हो पाया है। यहाँ पर उसके मॉम डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। वो लोग काफ़ी खुश थे, ये कहते हुए, पिछले 3 सालों से हम तुम्हें ढूंढ रहे, तुम कहाँ गायब हो गई थी। उस सिस्टम की वजह से एनी इनसे कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। ये लोग बहुत ही अमीर लोग थे। एनी अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उसने इन 3 सालों में रोहन से शादी भी कर ली है। तभी वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर भी आता है। वो एनी को लेकर के बहुत ज़्यादा ही कंसर्न था। एनी इस फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर थी। इसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद यहाँ पर यान की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। अब एनी को यान को देख के ऐसा फील होता है कि कहीं वो यान ही तो नहीं है जिसने कि अपने लाइफ टाइम को मुझ पर सेक्रीफाइस करके मुझे रीबर्थ कराया है। जिस हिसाब से वो केयर कर रहा था, साफ झलक रहा था वह इंसान एनी से कितना प्यार करता है, लेकिन बस एनी ही उसे नहीं समझ पाती है। और यहाँ पर यान को सब कुछ पता था एनी उसकी शादी के बारे में।
वो यहाँ पर एनी को बुद्धा से लाया हुआ ये बीट देता है उसके प्रोटेक्शन के लिए और कहता है अगर वो यहाँ से रिवेंज लेना चाहे तो वह इसका हेल्प कर सकता है। लेकिन एनी उसे कहती है नहीं मिस्टर ब्रदर, मैं खुद ही अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगी। वैसे भी मैं यहाँ से अपना डिवोर्स लेने का डिसाइड कर चुकी हूँ। ये सुनते ही वो काफ़ी खुश हो जाता है। अब एनी यहाँ से पूछ होती है कि इन बीते दिनों तुम्हारे साथ कुछ अजीब नहीं हुआ, कुछ सिस्टम से ऐसे जुड़ना, कोई मिशन मिलना? यान कहता नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो? आई थिंक तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इधर दूसरी तरफ रुआन की मोमो से समझाती है कि एनी को जल्दी डाइवोर्स दो। एक बहुत ही अमीर घर की लड़की वापस आ चुकी है, वो 3 साल पहले खो गई थी और अब वो लोग उसको वेलकम करने वाले हैं, तो तुम उसे पटाने का कोशिश करो। इन गरीब लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, हम वापस से बहुत अमीर हो सकते हैं। वो रुआन को ऐसा कहने के लिए कर रहे थे, लेकिन रुआन अब एनी को मिस करने लगा था। वो हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जाता है और एनी यहाँ पर सोच रही थी फाइनली अब डाइवोर्स लेने का वक्त आ चुका है। रुआन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम जिंदा हो? एनी कहती हाँ, तुम्हारे लाइफ में तो अफसोस, मैं ज़िंदा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ आई गए तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। पहली बात कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी प्यार जीजी का एड्रेस रिवील नहीं किया क्योंकि तुमने उसे इतना सीक्रेट रखा था कि वो मुझे पता ही नहीं था, तो मैं रिवील कहाँ से करूँगी? और दूसरी बात, आंखें खोल के सच देखा करो तो शायद सच्चाई तुम्हें पता चल जाए। और तीसरी बात, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, तो अब मैं ये प्रोटेक्शन वाला गेम खेल के थक चुकी हूँ, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। मैंने ये पेपर्स पर साइन कर दिया है, बेहतर होगा कि तुम भी इन पेपर्स पर साइन कर दो। तुम खुद इतने पावरफुल हो कि अब जीजी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। रोहन यहाँ पर कहने लगता है कि तुम ही 3 साल पहले आई थी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और अब ये कौन सा ड्रामा है? एनी से कहती है कोई ड्रामा नहीं है, मैंने कहा ना कि अब मैं थक चुकी हूँ और अब मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं करना है। इन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रोहन ऐसा करने से मना कर देता है। इनफैक्ट वो एनी को जीजी को चल के माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा था। इन बीते दिनों जीजी को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। एनी मना कर देती है। रोहन ज़बरदस्ती उसे लेके जा रहा था तो उसकी नर्स यहाँ पर आके एनी को प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि अगर ये लड़का तुम्हें दोबारा परेशान करे तो मुझे बताना, मैं पुलिस को लेकर के आ जाऊँगी। एनी कहती है अरे नहीं सिस्टर, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेकार इंसान मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अब वो एक्चुअल में स्ट्रांग थी, पूरी फैमिली का सपोर्ट था, तो अब इससे बात है कि वो कुछ भी कर सकती थी। वो अपनी आइडेंटिटी रोहन को नहीं बताती है। रोहन वो डाइवोर्स पेपर फाड़ देता है और उसे घर चलने के लिए कहता है ताकि वो वापस से जीजी को प्रोटेक्ट कर सके, बट वो साफ तौर से मना कर देती है। यहीं दूसरी तरफ घर पर यान के मॉम डैड को पता चल जाता है कि एनी ने 3 साल पहले रोहन से शादी कर लिया था। वो लोग उसकी काफ़ी फिक्र करने लगते हैं, बट यान उन्हें काम डाउन करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन बीतते हैं। एनी हॉस्पिटल में ही थी। घर की मेड एनी के लिए खाना लेकर के आती है। वहाँ पर जीजी भी आ जाती है, देखती है आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो उसके ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। एनी कहती है ज़्यादा ड्रामा करने का ज़रूरत नहीं है, मैंने रोहन को डाइवोर्स देने का डिसाइड कर लिया। ये रहे डाइवोर्स पेपर और इस पर रोहन से साइन करा लेना। जीजी हंसते हुए कहती है ड्रामा बंद भी करो, इतनी आसानी से तुम रोहन को कैसे ही डाइवोर्स दे दोगी? तभी वहाँ पर रोहन भी आ जाता है। जीजी वही ड्रामा करने लगती है कि एनी उससे बुली कर रही है। रोहन एनी पर गुस्सा करने लगता है। इस बात पर एनी से कहती है कि जीजी को थप्पड़ मार करके कि हाँ अब मैंने इसे बुली किया, बहुत हो गया तुम लोगों का ये ड्रामा। चलो जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार ही करते हो तो फिर मेरा पीछा छोड़ दो ना। मैं तो तुम्हें डाइवोर्स पेपर पर दे ही रही हूँ साइन करके, लेकिन तुम ही साइन करने के लिए तैयार नहीं हो। साथ ही में वो जीजी की सच्चाई भी यहाँ पर बता देती है कि उसने जीजी को धक्का नहीं दिया था, इनफैक्ट वो ये सब कुछ ड्रामा कर रही है। वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के बावजूद भी रोहन जीजी पर ही ट्रस्ट करता है और कहता है कि वो ये सब कुछ बातें बना रही है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एनी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। उसके सेक्रेटरी से आके बताता है उसकी मॉम का बर्थडे है, अब पब्लिक में वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो एनी को घर जाना पड़ेगा। रोहन उसे कहता है चलो घर चलो, ये बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद मैं सोचूंगा तुम्हें डाइवोर्स देना है या नहीं। एनी लास्ट टाइम रोहन के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वो उसकी मॉम को भी सबक सिखा सके। घर जाते ही उसकी मॉम भी नहीं चाहती थी कि रोहन और एनी एक हों। आज उनका बर्थडे था, मजबूरी में उन दोनों को लीगल हस्बैंड वाइफ है तो सामने तो लाना ही पड़ेगा। दुनिया का नज़र में तो सबको पता था कि एनी रोहन की वाइफ है, तो अब इससे बात है कि वो उसी से प्यार करता है। इसी वजह से उसके पीठ पीछे रोहन अपने सारे मज़े जीजी के साथ मारा करता था। तो उसी तरफ एनी रोहन की मॉम को एक अच्छा सा गिफ्ट देने का तैयारी कर रही होती है। रेडी होकर के नीचे पार्टी में पहुँचती है। जीजी भी यहाँ पर आई हुई थी। पार्टी में जाने से पहले एनी ने अपने और रोहन से रिलेटेड
सारी चीज़ों को जला दिया था, शादी का सर्टिफिकेट, उनके 3 साल की मेमोरी, उनके फ़ोटोज, सब कुछ, ताकि वो उसके पास कोई मेमोरी ना रहे रोहान को याद करने के लिए। जीजी भी आई हुई थी इस पार्टी में और रोहान जीजी को थोड़ा उससे दूर ही रहने के लिए कह रहा था, ताकि लोगों को, उसके दुश्मनों को ये ना लगे कि वह जीजी में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इधर एनी यान से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और कह रही थी कि वह कल घर आने वाली है। उसकी फैमिली ये बात सुन करके बहुत ही खुश हो जाती है। हालांकि यान को एनी की बहुत ही फिक्र थी कि कहीं वह रोहान के पास गई है तो वह उसे बुली ना करे, तो वह उसे सेव करने के लिए चले जाता है, ये सोचते हुए कि वो यहाँ पर रोहान से पूरी तरीके से पीछे छुड़ा करके उसे आज तो ले करके ही आएगा। दूसरी तरफ पार्टी का सीन था, उन्हें पता चलता है कि यान यहाँ पर आने वाला है। उसकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती है, जो भी रिश्तेदार आए हुए थे सारे उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि तुम कितनी लकी हो, इतने अमीर घर का लड़का तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आ रहा है। अब यहाँ पर सब कोई रोहान की मॉम को गिफ्ट कर रहा होता है। जब एनी की बारी आती है तो वह एक बॉक्स अपने सासू मॉम को गिफ्ट करती है। ओपन करने पर उसमें डाइवोर्स पेपर निकलता है। सारे ये देख करके शौक हो जाते हैं, बर्थडे पार्टी में वो डाइवोर्स पेपर क्यों दे रही है। एनी सबको बताने लगती है कि रोहान की मॉम का कंप्लेन है कि 3 सालों में एनी कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, होगी भी कैसे, वो और रोहान हर रोज़ अलग कमरों में सोते हैं। रोहान ने बस दिखावे के लिए एनी से शादी किया और वो प्यार जीजी से करता है। इन 3 सालों में ना जाने वो जीजी के लिए कितनी बार इंसर्ट हुई है, बट अब नहीं, अब वो रोहान को डाइवोर्स दे रही है। सारे यहाँ पे रोहान को जज करने लगते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। अगर वो जीजी से प्यार करता था तो सैनी को नहीं फंसाना चाहिए था। प्रूफ के तौर पर वो वीडियो भी दिखा देती है, जिस वीडियो में कि रोहान का वो कस्टमाइज वॉच भी था, जिससे प्रूफ हो रहा था कि एक्चुअल में रोहान और जीजी सच में दोनों साथ रहा करते हैं और दोनों रिलेशनशिप में है। रोहान एनी से गुस्सा करने लगता है, बट एनी कहती है देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो, मैं हमेशा के लिए तुम लोगों के लाइफ से निकल जाऊँगी। अब उसकी मॉम को एक बहुत ही अच्छा मौका दिखता है, ऐसे एनी से पीछे छूट जाएगा ताकि वो समीर लड़की के पीछे अपने सेकंड हैंड बेटे रोहान को भेज सके। और यहाँ पर एनी ने तो पहले ही साइन कर दिया था, उसकी मॉम और जीजी के ज़िद की वजह से रोहान पर उन पेपर्स पर साइन कर देता है। एनी जाने लगती है तो जीजी उसे रोक देती है और गुंडे लोगों और जो भी उसके गार्ड्स थे उसे एनी को ऑर्डर देती है कि एनी नील डाउन करके उसकी मॉम से माफ़ी मांगेगी तो ही वो यहाँ से उसे जाने देगी। लेकिन एनी ऐसा करने के बजाय उसे थप्पड़ मार देती है। रोहान उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। वो लोग सारे मिल करके यहाँ पर एनी को बुली करने लगते हैं और कहते हैं जब तक कि वो मेरी मॉम से माफ़ी नहीं मांगेगी उनका बर्थडे ख़राब करने के लिए हम इसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। थैंकफुली वहाँ पर यान आ जाता है। अब रोहान को यान की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, वो यहाँ पर गार्ड्स वगैरह लेकर के आया हुआ था, उसके सामने कोई भी उससे पंगा नहीं ले सकता था। एनी को वो प्रोटेक्ट करता है। एनी से कहती है जीजी ने मुझे बुली किया है, तो यान जाकर के 4 झापड़ यहाँ पर जीजी को लगा देता है। साथ ही में रोहान की मॉम जब एनी का इंसल्ट कर रही थी तो 2-3 झापड़ उसे भी पड़ जाते हैं। सबके सामने इतनी बेइज्जती होने के बाद उनके मुंह में कुछ बोलने के लिए बातें ही नहीं थी। यान यहाँ पर एनी को प्रोटेक्ट करके लेकर के जाता है, साथ ही में उसे वार्न करता है बहुत हो गया है, इन 3 सालों में जितना रोहान ने एनी को हर्ट किया अब वो लास्ट लिमिट था, उसके बाद अब वो उसे कभी हर्ट नहीं कर पाएगा। ऐसा कहते हुए एनी को लेकर के जाता है। रोहान सोचने लगता है आखिरकार ये स्ट्रॉन्ग बंदा है कौन जो कि एनी को प्रोटेक्ट करके लेकर के गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसकी आइडेंटिटी के बारे में उसे पता नहीं था। रोहान एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। अब उसके मन में वैसे भी कोई फीलिंग नहीं थी, वो तो बस यहाँ पर अपना डिवोर्स पेपर ही लेने के लिए आई हुई थी जो कि उसे मिल चुका था। और उसकी फैमिली यहाँ पर कह रही थी आखिरकार इस लड़की ने इतना अमीर और स्ट्रॉन्ग लड़का कैसे बटा लिया जो कि हमसे पंगे लेने की औकात रख रहा है। घर पर रोहान और जीजी दोनों साथ में थे। यहाँ पर जीजी इस तरीके से रोहान से कह रही होती है क्यों ना आज हम दोनों साथ में सोएं, लेकिन रोहान बहाना करके अपने कमरे में चले जाता है क्योंकि उसके दिमाग में एनी चल रही थी। एनी के साथ वो लड़का कौन था जो कि उसे वहाँ से लेके गया। जीजी को समझ आ रहा था कि एनी से अलग होने के बाद भी वो उसे भूल नहीं पा रहा। इधर एनी अपने घर जाती है, सारे बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वेलकम करते हैं। एनी का मॉम डैड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे और वो कहते बेटा हमें सब कुछ पता है तुम्हारे रोहान के बारे में, डोंट वरी, अब हम रोहान और उसकी फैमिली को तुम्हें कभी बुली नहीं करने देंगे। एनी यान से बैठ करके वापस से वही सिस्टम के बारे में बात कर रही थी। यान उसे टाल देता है, लेकिन हम व्यूअर्स देखते कि एक्चुअल में
सच में यान को एक सिस्टम मिला हुआ है जिस वजह से कि वो एनी को वापस से रिबॉर्न करा पाया है, लेकिन एनी को ये बात पता नहीं था। अगले दिन से एनी कंपनी जाने वाली थी। यान उसे एक महंगी सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करता है और फिर उसे कंपनी लेकर के जाता है। कंपनी जाने पर उसे पता चलता है कि यान के सेक्रेटरी के मॉम डैड का घर किसी ने जानबूझ करके जला दिया है और लाइटर भी वहीं पड़े हुआ था। ये बात सुनते ही एनी को अपना घर जलने का सीन याद आता है। वो यही सब कुछ सोच रही थी। यान आके पूछता है क्या हुआ, तुम काफ़ी खोई खोई हो। एनी कहती है मुझे लगता है किसी ने जानबूझ करके मेरा घर जलाया था जिसमें मैंने अपने मॉम डैड को खोया। यान उसे प्रॉमिस करता है कि ठीक है, वैसे तो इस बात को 20 साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट ज़रूर कराएगा अगर एनी को ऐसा डाउट है तो। यहीं दूसरी तरफ जेजे को पता चलता है उसका फेवरेट स्पोर्ट कार यान की फैमिली ने खरीद लिया तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वैसे तो वो रोहान के पैसों से खरीदने वाली थी। रोहान को वो कहने लगती है उसके लिए कुछ और खरीदने के लिए। रोहान उसकी बात मान जाता है। तब उसकी मम्मा के गुस्सा करने लगती है और कहते हैं मैंने कहा था कि इन गरीबों के चक्कर में मत रहो, जा करके उस अमीर लड़की को पटाने का कोशिश करो जिससे कि हम लोग और अमीर हो सके। ये सुन करके जीजी सोच रही थी कि इस बुढ़िया का कुछ करना पड़ेगा, ये मुझे और रोहान से अलग कर रही है। इतनी मुश्किल से तो मैंने एनी की लाइफ से उसे निकाला है। वहीं दूसरी तरफ एनी के मॉम डैड उसे कह रहे होते कि कल वो लोग एनी के लिए पार्टी थ्रो कर रहे हैं जहाँ पर कि वो उसकी आइडेंटिटी को रिवील करेंगे। यहाँ पे रोहान के लिए ड्रेसेस और ज्वेलरीज लेकर के आता है जो कि वो कल पहन करके पार्टी में जाने वाली थी। अब यहाँ पर एनी को अपने घर वापस लौट करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है, लेकिन यान की हरकतों से उसे थोड़ा थोड़ा डाउट भी होने लगा था कि यान को ज़रूर ही सिस्टम मिला हुआ है, लेकिन वह इस बात को प्रूफ नहीं कर पाती है। और उसके यान के साथ रिलेशनशिप काफ़ी सही थे, हालांकि दोनों बाय ब्लड रिलेटेड नहीं थे, लेकिन एनी ने कभी नोटिस नहीं किया कि एक्चुअल में ये बंदा उससे इतना प्यार करता है। एनी बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाई थी बट उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है। वो रोहान से और पैसे डिमांड कर रही थी ताकि वो एक महंगा ज्वेलरी खरीद सके। उसे यान की फैमिली के पार्टी में भी तो जाना था। रोहान उसे पैसे दे देता है। उसे एनी की याद आ रही थी वो किस तरीके से उसके पैसे बचाया करती थी और ये इसके पैसे खर्च कर रही है, बट कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, दूसरी तरफ उसकी मॉम उसे जीजी को रोक रही होती है। वो अपने प्रेग्नेंट होने का खबर रोहान को देने के लिए आ रही थी। वह रोहान के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी। उसकी मॉम उसे रोक देती है ये कहते हुए कि तुम्हारी औकात नहीं है हमारे घर की बहू बनने की, अपनी औकात में रहो। रोहान उस अमीर लड़की से शादी करने वाला है। अगले दिन पार्टी के लिए जब एनी रेडी हो रही थी तो उसके और यान के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं जहाँ पर कि एनी काफ़ी शर्मा जाती है और यान बेचारी के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। दोनों यहाँ पर जैसे तैसे खुद को काम डाउन करते हैं। वह एनी को एक प्रिटी सा नेकलेस पहनाता है। आफ्टर दैट वो पार्टी में नीचे जाती है। अभी उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं था। रोहान, उसकी मॉम और जीजी तीनों ही यहाँ पर आए हुए थे। एनी को देख करके जीजी सोचने लगती है वह यहाँ क्या कर रही है। अपने इस फेक नेकलेस को वो बैग में डाल लेती है और जा करके एनी पर ब्लेम लगाने लगती है उसने उसका नेकलेस चोरी कर लिया। उसने आज 1 करोड़ का रोहान के पैसे से वो नेकलेस बाय किया था। अब एनी ने वो सेम नेकलेस पहना था तो रोहान को लगने लगता है कि उसने यहाँ पर वो नेकलेस चोरी किया है क्योंकि उसके पास उसकी औकात कहाँ है ऐसे पार्टी में आने की। वह एनी को कहने लगता है तुम्हें शर्म नहीं आता है दोस्त की चीज़ों को चोरी करती हो। एनी हंसते हुए कहती है तुम्हारी गलतफहमी अभी तक दूर नहीं हुई। मैंने जीजी के नेकलेस को चोरी नहीं किया है, ये मेरे मॉम डैड ने मुझे गिफ्ट किया है। रोहान कहता है तुम तो अनाथ थी ना, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ से हैं। एनी कहती है जानने का हक अब तुम्हें नहीं है, हमारा डाइवोर्स हो चुका है। वो लोग सब यहाँ पर मिल करके एनी को बुली करने लगते हैं, उसे चोर साबित करने लगते हैं। एनी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहती है और तभी साथ में यहाँ पर एनी की पूरी फैमिली यान के साथ यहाँ आ जाती है। वो लोगों के यहाँ पर आने पर रोहान और उसकी फैमिली को पता चलता है एनी इस फैमिली की डॉटर है जिससे एक्चुअल में वो लोग मिलने के लिए यहाँ आए हुए थे। रोहान एनी से कहता है तुम पिछले 3 सालों से मेरे साथ हो, तुमने उसे ये बात छुपा के रखी। एनी उसे कहती है तुम्हें जीजी से फुर्सत कहा था जो तुम मेरे बारे में जानोगे और तुम्हें तो अभी जानने का हक भी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि जीजी खुद का ये नेकलेस तोड़ करके अपने बैग में रख लेती है। अब उन लोगों ने एनी के भी नेकलेस को तोड़ा था तो वो नेकलेस एक्चुअल में जितने प्राइस का था वो एनी और उसकी फैमिली को उन्हें लौटाना होगा। पॉपिट से बात है कि वो पूरे वर्ल्ड में एक ही था नेकलेस, तो जीजी ने जो वो नेकलेस खरीदने की एक्टिंग की थी वो पैसे अपने पास रख ली थी और उसने ये फेक नेकलेस खरीद लिया था। अब यहाँ पर उसकी मॉम कहने लगती है मुझे माफ़ कर दो, तुम तो रोहान की वाइफ हुआ करती थी, उसे एक और मौका दे दो।
एनी हंसने लगती है। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे सेकेंड हैंड बेटे की ज़रूरत है? अगर ऐसा होता तो मैं डाइवोर्स ही क्यों देती उसे? मैं तुम्हारे बेटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, निकल जाओ यहाँ से। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जीजी अपनी प्रेगनेंसी को रिवील कर देती है। रोहन कहता लेकिन हम तो कभी इंटीमेट ही नहीं हुए। जीजी कहती है जिस रात तुम मुझे क्लब में बचाने के लिए आए थे उसके बाद हमने ड्रिंक किया था और हम दोनों इंटीमेट हुए थे और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। यानी सोचती उस रात गुंडे मुझे मार रहे थे, मैं मरते मरते बची थी और ये रोमांस कर रहा है। सिस्टम ने मुझे कैसे घटिया इंसान से बांध दिया था। एनी को रोहन से अब नफरत होने लगती है, उस इंसान से उसे घिन होने लगता है। पिछले 3 साल जो उसने रोहन के लिए सब कुछ किया, उसे पहली बार रिग्रेट हो रहा था कि उसे ये सब कुछ करना नहीं चाहिए था। इससे अच्छा तो वो मर जाना ही बेटर था। अब यहाँ पर जीजी को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने नेकलेस चोरी करने का झूठा इल्ज़ाम एनी पे लगाया था। अब उन्हें पता चल चुका था कि एनी इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है तो वो लोग उससे पंगा तो नहीं ले सकते थे। रोहन जीजी पर बहुत गुस्सा करने लगता है, ये कहते हुए कि वो एनी को झूठ मूठ कैसे फंसा सकती है। बट फिर भी वह यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेती है और अब वो प्रेग्नेंट थी तो अब सी बात है रोहन और उसकी मोम को रोहन और जीजी की शादी की बात को मानना पड़ता है। दूसरी तरफ यान एनी को संभाल रहा था और कहता है अगर वह रोना चाहती है तो वो हमेशा उसका कंधा बन के उसके साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन एनी कहती है नहीं, एक ऐसे इमोशनलेस इंसान के लिए वो अपने आंसू को खर्च नहीं करना चाहती है। जो था वो वक्त बीत चुका है और अब उसे रोहन और जीजी से कोई मतलब नहीं है। एनी ये बातें करते करते थोड़ी ड्रंक हो जाती है। यान उसे संभालते हुए कमरे में लेकर के जाता है। अब धीरे धीरे एनी को भी यान का प्यार दिखने लगा था, लेकिन वो अभी तक रोहन वाले ट्रॉमा से वापस नहीं आ पाई थी। इसी वजह से वो यहाँ पर नॉर्मल ही रहती है। अगले दिन जीजी दुल्हन का ड्रेस पहन करके रोहन को दिखा रही थी तो उसे याद आता है उसने एनी की लास्ट विश भी पूरी नहीं की थी। उसकी शादी के ड्रेस को ऐसे काट के बर्बाद कर दिया था, फ़ोटो तक नहीं लिया था उसने। जी उसे एनी का ये रिंग खोलने के लिए बोलती है तो वो मना कर देता है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है बट वो खुद को संभाले हुए थी। इधर एनी बुरा सपना देखते हुए जगती है। यान उसे संभाल रहा था। वो कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो बताता है एक्चुअल में उसके घर में आग जीजी ने लगाया था। उस समय उसने एनी के पैसे चोरी किए थे और उसके मॉम डैड ने उसे डांट लगाया था। इस बात का बदला लेने के लिए उसने उसके घर में आग लगा दिया जिससे कि उसके मॉम डैड की मौत हो गई। अब आज रोहन और जीजी का शादी है। एनी उसे उसकी शादी पर लास्ट गिफ्ट देने के लिए वहाँ जाने का डिसाइड करती है। शादी वाले दिन रोहन और जीजी दोनों स्टेज पर जाते हैं जहाँ पर कि रोहन एनी के साथ बिताए वक्त को याद कर रहा था और उसे मिस कर रहा होता है कि एक्चुअल में उसके साथ जो पिछले 3 साल से रहा है। लेकिन यहाँ पर तभी एनी आ जाती है। रोहन को लगने लगता है कि वो उन दोनों की शादी तोड़ने आई है। एनी हंसते हुए कहती है नहीं, मैं यहाँ पर जीजी जो कि एक मर्डरर है उसे पकड़वाने के लिए आई हूँ। इसने मेरे घर में आग लगाया था जिसकी वजह से कि मेरी मॉम डैड की मौत हो गई। अब जीजी उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट थी। रोहन उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और कह रहा होता है अरे तो तुम्हारे मॉम डैड तो बड़े थे ना, जीजी तो उस समय बच्ची थी, उससे हो गई गलती, घर में आग लगा दिया, उन्हें तो भाग जाना चाहिए था। यानी खींच करके उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है तुमसे वाहियात इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरे मॉम डैड की मौत इसलिए हुई क्योंकि तुम उस समय ब्लाइंड थे। तुम मेरे घर में ही पल पोस करके बड़े हो रहे थे। मेरे मॉम डैड तुम्हें बचाने के लिए गए थे, उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई है। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता ना, मैं तुम्हें मर जाने के लिए छोड़ देती और अपने मॉम डैड की जान बचा लेती। ये बातें जब सामने आती है तब रोहन को 2 बातें क्लियर होती है। पहली कि जीजी यहाँ पर एनी के मॉम डैड की मर्डरर है और दूसरी जीजी वो लड़की ही नहीं है जिसने कि रोहन की जान बचाई है। एक्चुअल में यहाँ पे रोहन की जान बचाने वाली कोई और नहीं एनी ही है। जैसे ही ये बातें क्लियर होती है उसे अपनी बात का रिग्रेट होने लगता है। जीजी यहाँ पर रोहन से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक मौका दे दो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा नौकर बन के रहूँगा, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करूँगा। एनी साफ मना कर देती है ऐसा है ना, इस जन्म में तो मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाली। मैं मर रही थी और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रातें बिता रहे थे। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड जीजी को प्रेग्नेंट कर दिया मुझसे शादी करके और तुम किस मुँह से माफ़ी मांग रहे हो। वो यान के साथ वहाँ से निकल जाती है और अब वह रोहन का शकल भी नहीं देखने वाली थी। लेकिन अगले ही दिन रोहन घर पहुँच जाता है जहाँ पर एनी के मॉम डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं हम एक चीटर को कभी अपने घर में अब एंट्री नहीं देंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि एनी ने तुमसे शादी कर लिया है। दोबारा अपना ये शकल लेकर के इस घर में आ मत जाना, चले जाओ यहाँ से। ऐसा कह के वो लोग रोहन को वहाँ से लौटा देते हैं। एनी से नहीं मिलने देते हैं। एनी ऊपर विंडो से इन चीज़ों को देख रही थी बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वह यान के साथ ऑफिस के कामों को समझने में लग गई थी। तभी उसे पता चलता है कि रूहान यहाँ पर ऑफिस के बाहर भी आ गया है। अब वो देखने के लिए जाती हैं। उससे माफ़ी मांग रहा था, एक और चांस मांग रहा था। एनी उसे क्लियर कर देती है वो उसके साथ किसी हालत में नहीं आएगी। यान एनी के लिए लड़ने के लिए आता है। उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है। एनी यान को सेव करते हुए वहाँ से लेके जा रही थी। रूहान उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम एनी को बहन की नज़रों से देखते हो। यान कहता है, नहीं, हम दोनों भाई बहन हैं भी नहीं, बाई ब्लड रिलेटेड नहीं, और हाँ, मैं एनी से प्यार करता हूँ। ये कहते हुए एनी को अंदर लेके जाता है। जब वो उसके लगे चोट पर दवा लगा रही थी तो आगे बढ़ के पहली बार यान एनी को किस कर लेता है। एनी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है। और यान को ऐसा लग रहा था एनी अब भी रूहान से प्यार करती, इसी वजह से ऐसा किया उसने। लेकिन एक्चुअल में सब कुछ इतना शॉकिंग था कि एनी चीज़ों को समझ ही नहीं पाती है। घर जाती है तो यान की मॉम उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। वो कहती है, शुरुआत में तो मैं ये चाहती थी कि एक्चुअल में तुम्हारी शादी जो है वो यान से हो जाए, क्योंकि तुम परफेक्ट हो और हमें काफ़ी पसंद भी हो। एनी इस बात को मान जाती है और कहती है, ठीक है मॉम, अगर आप यही चाहती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर यान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये बात सुन करके। एक्चुअल में वो यही तो चाह रही होती है और यान तो कभी मना करेगा नहीं, ये बात तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी। तो उन दोनों का शादी होने वाला है आगे चल करके, ये बातें यहाँ पर डिसाइड होती हैं। एनी अपनी शादी की तैयारियाँ कर रही थी, वो बहुत ही खुश थी। तभी वहाँ पर रोहान आ करके एनी को किडनैप करा लेता है, क्योंकि जब अब वो सीधे तरीके से बात नहीं मान रही है तो किडनैप करके ही शायद इस प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, उसे ऐसा लग रहा था। एनी की आँख खुलती है तो वो खुद को रोहान के घर में पाती है। वो उस पर भड़कने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रोहन मुझसे कहता है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हो गई जीजी के मैटर में। एनी उसे कहती है, किस मुंह से आ रहे हो तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, धोखा दिया है तुमने मुझे यार, हमारा रिलेशन तो कभी रिलेशन था भी नहीं। तुमने क्या कुछ नहीं किया है इन 3 सालों में मेरे लिए, तुम्हें तो खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहना डिज़र्व करती हूँ। रोहन उसे कहते हैं, जो हो उस बात को भूल जाते हैं, हम एक नई शुरुआत करेंगे। एनी साफ तौर से मना कर देती है। रोहन एनी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है और उससे दूर रहने के लिए कहती है 3 सालों में तुमने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और अब तुम आ रहे हो मेरे साथ रोमांस करने के लिए। सॉरी डार्लिंग, लेकिन अब मैं तुमसे थक चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। जिस रात मुझे पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती, उस रात तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर रहे थे एंड लिटरली तुम हम माफ़ी मांगने आ रहे हो। ऐसे क्या ही चीज़ें बदल जाएंगी। आई होप कि तुम दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाओ। लेकिन रोहन अब बन चुका था विलन और अब वो एनी को इस घर से जाने नहीं देने वाला था। वो कहता है, जब तक तुम्हें अकल नहीं आ जाता कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है पूरी ज़िंदगी, तब तक तुम इस घर से नहीं निकलने वाली हो। अगले 1-2 दिन बीत जाते हैं। उसने एनी को कहीं और घर में बंदे बना करके रखा हुआ था। दैट्स वाई यहाँ पर यान को इतनी जल्दी चीज़ें पता नहीं चल पा रही होती और जीजी खाना वाना नहीं खा रही थी। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान था एनी, यान और उसकी फैमिली एनी को लेकर के। वो लोग उसे ढूंढ रहे होते और फाइनली उन्हें पता भी चल जाता है कि एनी कहाँ है। यान सब कुछ छोड़ करके अब एनी को सेव करने के लिए निकलता है। इधर अगली मॉर्निंग रोहन एनी को दिखा रहा होता है कि देखो मैंने जीजी को किस तरीके से रखा हुआ है और वो बिल्कुल गरीब हो गई है और अब वो ऐसे ही ज़िंदगी जी रही है। एनी कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसके साथ ऐसा बिहेव करोगे तो मैं बहुत प्राउड फील करूँगी, तुम्हें माफ़ कर दूँगी। जो कांड तुम्हें करना था वो कांड तुम कर चुके हो और अब ये सब कुछ करने से चीज़ें सुधरने नहीं वाली हैं, तो ये मत करो, बेहतर होगा। लेकिन रोहन कहाँ मानने वाला था। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं और एनी ने खाना पीना छोड़ दिया था पूरे तरीके से, बट थैंकफुली वहाँ पर यान आ जाता है। वो ज़्यादा पावरफुल था, इसी वजह से एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। कहानी के एंडिंग में वो दोनों शादी कर लेते हैं और रोहन रिग्रेट करते रह जाता है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।